नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में काफ़ी झटका लगा है। वसीम वारी, उसके भाई उमर और पिता की हत्या के बाद कहीं ना कहीं जो लोग पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, एक जो मेहनत पार्टी की तरफ से की गई थी, उस मेहनत पे पानी फिरता नजर आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ कह रहे हैं कि जिन लोगों ने रिज़ाइन दिया है, पार्टी को छोड़ा है, वो हाल ही में कुछ महीना पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया था और अपनी पारिवारिक कारणों के चलते उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। लेकिन सच्चाई, पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ हो रहा है। भय डर के माहौल में आज मुबीन बानो और अहमद मलिक ने पार्टी को छोड़ दिया। इससे पहले भी मलिक आसिफ ने पार्टी को छोड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से ही ये सिलसिला चल रहा था कि एक दिन में 2 झटके भारतीय जनता पार्टी को लगे और उसके बाद जावेद कुरैशी, जो भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर से नेता हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये कहा कि पार्टी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ये छोटे कारकुन थे, निजी स्वार्थ के लिए आए थे और चलते बने। आइए देखते क्या कहना है उनका। नॉर्थ कश्मीर में जो भी लीडर्स है, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। ये कुछ लोग जो हमारे वर्कर्स है, जिन्होंने 1 मंथ या 15 दिन से ज्वाइन किया है, इनको कुछ फैमिलीज इश्यूज़ है। ख़ासकर किसी को कोई थ्रेट नहीं है, इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये कोई बड़े लीडर्स नहीं है। जैसे जिस तरीके से सोशल मीडिया में बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े लीडर्स नहीं है। बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी में लीडर्स है नॉर्थ कश्मीर में, बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरे हिंदुस्तान के साथ है और अपने जो पार्टी के हमारे काम है वो हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान आगे भी हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। ये तो कोई ऐसे पार्टी में ऐसा होता रहता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इससे पार्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये कोई बड़े लीडर भी नहीं है, ये कुछ दिन से पहले पार्टी में आए थे, इनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, पार्टी को इनसे कोई मतलब नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, MLCs बनाए, कुछ लोगों को जैसे डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी हो, हिना भट्ट हो, इनको बड़ी अहमियत दी। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह के हादसे होते हैं, जैसे वसीम वारी के साथ हुआ, उनके परिवार के साथ हुआ, कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर पहुंचता है। और पार्टी का अपना ही तर्क रहता है कि कारकुन पर इसका, यानी कार्यकर्ताओं पर इसका कोई असर ना पड़े, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरे ना, इसलिए पार्टी के लोग, पार्टी के आला अधिकारी, पार्टी के आला पदाधिकारी इस तरह की स्टेटमेंट देते रहते हैं। लेकिन हमने जब लोगों से बातचीत की, सियासतदानों से बातचीत की, उसमें हर्षदेव भी थे, उसमें बाकी दीगर भी लोग थे। आइए देखते उनका क्या तर्क है कि किस तरीके से पार्टी, किस तरीके से घाटी में दहशत का माहौल बना हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी से अलविदा बोल रहे हैं। कश्मीर में हालात हैं, उस कारण से, एक डर के कारण से हमारे कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया और एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट, यूटी की सरकार, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक्टिव वर्कर्स की सिक्योरिटीज वापस ले रही है और जिन लोगों को वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है। दुख के साथ कहा जाता है कि जो मूवमेंट करने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, किसी भी पार्टी के हों, उनके साथ इस तरह का व्यवहार चिंताजनक है। कि वहाँ जो सुरक्षा का माहौल होना चाहिए था, वो सरकार पैदा करने में असफल हुई है। बड़े बड़े वादे इस संदर्भ में किए गए थे कि जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आएगी तो जम्मू कश्मीर में अमन और शांति होगी, सुरक्षा का माहौल होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के ही लीडर वहाँ छोड़ रहे हैं, उससे इनके दावों की पोल पूरी तरीके से खुल रही है। बहुत सारी हत्याएं भी हुई हैं,
जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, वहां इनोसेंट सिविलियंस की भी किलिंग हुई है और एक डर और खौफ का माहौल वहां बनता जा रहा है। का कभी भी जनाधार कश्मीर में यहाँ पे नहीं बन सकता, चाहे बहाना कुछ भी यहाँ पे हो। और हम समझते हैं कि आज जिस ढंग से दुर्भाग्यपूर्ण वारदात यहाँ पे हुई कि बारी की हत्या यहाँ पे की गई, उसके परिवार के बाकी सदस्य भी यहाँ पे चले गए और दहशत का माहौल यहाँ पे है, लेकिन उसके पास 10 बॉडीगार्ड होने के बावजूद भी ऐसी वारदात यहाँ पे हुई जिसमें लोगों में दहशत यहाँ पे आया। लेकिन उसके पहले कांग्रेस के 2 सरपंच मारे गए, चाहे पीर शफी साहब हों जो अनंतनाग डूरू के इलाके के रहने वाले थे, वो भी सरपंच थे, जो बैक टू विलेज के माध्यम से उनकी हत्या यहाँ पे हुई। अजय भारती की हत्या दूसरी सामने आई। इनके पास क्या सिक्योरिटी का इंतज़ाम था, क्या पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पे था? भाजपा तो सिर्फ अपने आदमी को खड़ा करने के लिए, पूरा प्रोत्साहन करने के लिए पूरी मशीनरी का इस्तेमाल यहाँ पे करती है, लेकिन ज़्यादातर जनाधार जो दूसरी पार्टी यहाँ पे है, कांग्रेस हो, एनसी हो या दूसरे लोग जिनका जनाधार यहाँ पे, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी भाजपा के लोग, मैं समझता हूँ, बिल्कुल फेल होकर रह गए। दर्शकों, हमने इस बाबत पंडित नेता सुरेंद्र अंबरदार, जो बीजेपी के कोटे से एमएलसी भी रहे हैं, उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि वसीम बारी, उनके भाई उमर, उनके वालिद की हत्या के बाद से कश्मीर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता पार्टी से किनारा कर रहे हैं या अपनी गतिविधियों को विराम दे रहे हैं। आज के दिन 2 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मुबीन बानो हो, अहमद मलिक हो, दोनों ने पार्टी को छोड़ दिया है। इस पर चर्चा करेंगे फॉर्मर एमएलसी सुरेंद्र अंबरदार, जो लंबे समय से कश्मीर पर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से बड़े कर्मठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। सुरेंद्र जी, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा? लोग पार्टी को छोड़ करके जाते रहेंगे क्योंकि आप सिक्योरिटी फराहम नहीं करवा पा रहे? इससे पहले हम ठीक से चर्चा करें विनोद जी, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा, कोई पार्टी का बड़ा नेता कोई रिज़ाइन नहीं कर रहा है। ये नए कोई एंट्रेंट्स थे, नए कुछ कार्यकर्ता थे जो शायद किसी कारण से जिन्होंने रिज़ाइन किया है। विनोद जी, मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो चैनल है वो एक प्रभावी चैनल है जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर में बड़े दिनों से आप भी वॉच कर रहे हैं और मैं भी वॉच कर रहा हूँ। तीन चार चीज़ों की चर्चा करूँगा आपके साथ जी। गिलानी के रिजिग्नेशन के बाद कश्मीर में सेपरेटिस्ट के कैंप में हलचल मची है। इस हद तक हलचल मची है कि अभी गिलानी की फैमिली सरकार से ये प्रार्थना कर रही है कि जो फेक लेटर्स गिलानी साहब के नाम से मार्केट में आई है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। एक जी 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 जी। दूसरा कि जो कश्मीर के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी दराज से ज़मीन खिसक रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो फुटप्रिंट्स हैं बहुत बढ़ गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अभी जो कोविड के कारण हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए। अगर कोविड नहीं होता तो आपको ये देखने को मिलता कि कश्मीर के हर ज़िले, हर तहसील, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हज़ारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ने को तैयार हैं। एक कारण ये भी है कि जो वहाँ लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब उन्होंने भी कहीं ना कहीं टेसेटली सेपरेटिस्ट ईडियम और सेपरेटिस्ट नरेटिव को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और वो भी एक कारण है कि जिसके सिंगली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टारगेट है। तीसरी एक और चीज़ बताऊं आपको कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ है जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे अफसर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, शायद वो अभी भी एक पुराना माइंडसेट लेकर ही काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी भी ये इन्फॉर्मेशन है कि कुछ ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सेपरेटिस्ट के साथ अभी अपना लाइजान बनाए हुए हैं। वो भी एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चौथी इम्पॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिकली आज बहुत पिछड़ गया है, और जो वो भी उन्होंने चाइना के साथ 2 फ्रंटल वार की घोषणा भी टेसिटली की थी, अब जब चाइना ही विड्रा करता है तो पाकिस्तान
कंटिन्यूटी में जो LOC को छेड़छाड़ करते अपनी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और जो वहाँ बहुत ही छोटे छोटे लड़कों को है उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये 10 दिन के, 15 दिन के, 20 दिन के लोग हैं जो अभी जो टेररिज्म ज्वाइन कर रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सीनियर कार्यकर्ता अभी नहीं हिला है, वो तटस्थ है। कुछ लोग शायद जो अपने किसी और अपने कारणों से भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे अपने इंटरेस्ट के कारण भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन करते हैं ऐसे सारे परिस्थितियों में। तो लेकिन अंबरदार जी, एक चीज़ तो आपको बताना होगा, क्योंकि जो वसीम बारिक और उनके परिवार की किलिंग होती है 3 लोगों की, उसके बाद भी एक भाजपा के नेता को किडनैप कर लिया जाता है और देर रात को 11 घंटे बाद छोड़ा जाता है। बात ये भी है ना, उसको रेस्क्यू भी किया जाता है, उसको रेस्क्यू भी किया जाता है। हमें जो सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं, जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए? क्या सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं है ये? देखिए क्या है कि सिक्योरिटी लैप्सेस किसको हम कहेंगे, उसके साथ 8 से ज़्यादा PSOs थे, और मेरी जानकारी के अनुसार IG कश्मीर ने उन सबको सस्पेंड किया है कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं निभाया है, उनकी गलती के कारण से वो सब हुआ है। देखिए कश्मीर में एक बाई का माहौल खड़ा करने का दोबारा एक प्रयास किया जा रहा है, और हम सब जानते हैं कि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र में हैं, चाहे वो राजनीतिक तंत्र में हैं, चाहे कुछ मीडिया के लोग भी उस सारे के उसको सपोर्ट करने में लगे हैं। पर ये बहुत जल्दी, बहुत आने वाले कुछ महीनों में ये सारा सेटल डाउन होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 महीने में हमने प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं और हमारा फीडबैक चैनल भी अभी और सकारात्मक पॉजिटिवली काम कर रहा है, तो ये एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन भी है और पाकिस्तान को बहुत हद तक ये ज़िंदा रखने का एक प्रयास भी है, जिसको हम लोग विफल करेंगे। सुरेंद्र जी, जब 5 अगस्त 2019 की बात चलती है तो आप अपनी पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, यानी केंद्र सरकार की नीतियाँ बड़ी अच्छी थी। और ऐसे कौन से लोग हैं अब कश्मीर में, ऐसे कौन से लोग हैं जो डर और भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जो आप भी कह रहे हैं? देखिए, अभी ये मानना ठीक नहीं होगा कि जो पाकिस्तान के मोल्स हैं वो कश्मीर में सब के सब ख़त्म हो चुके हैं। ये मानना सही नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि अगर आप बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में एक स्टेज पे पाकिस्तान के, जिनको आप ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, मैंने उनको एक अलग शब्द दिया है कि वो टेररिस्ट विदाउट वेपन्स हैं, वो भी वो डैमेज करने में हर समय अभी तक स्लीपिंग सेल्स के रूप में काम कर रहे थे। हम मानते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, थोड़ा एस्केलेशन हुआ है, कुछ फॉरेन मिलिटेंट टेररिस्ट्स ने भी इन्फिल्ट्रेट किया है, पर सारी स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि 6 महीने से ज़्यादा इस सारे माहौल को ठीक करने में नहीं लगेगा। हम जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों को ये आश्वस्त करते हैं कि हमारे पास हर प्रकार की जानकारी है, सरकार के पास हर प्रकार की जानकारी है, और हम भी एक कमिटमेंट के साथ सभी इश्यूज़ को लेकर, चाहे वो गवर्नेंस का इशू है, चाहे वो पॉलिसी इश्यूज़ हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के इश्यूज़ को, उनका प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं, और समय समय पर हमारा नेतृत्व जो LG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनके साथ चर्चा करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक टीथिंग प्रॉब्लम है पोस्ट 5 अगस्त का, इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर वो जो पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो फड़फड़ा रहेंगे, क्योंकि बारिश आएगी तो कुछ बबल्स उठेंगे। इन बबल्स का बहुत ज़्यादा माने नहीं निकालने की ज़रूरत है। एक सत्य जो हम सबको मानना है विनोद जी आज के तारीख में, कि धारा 370 के जो कंट्रोवर्शियल क्लासेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। 35 अब नहीं है जम्मू कश्मीर में। नए जम्मू कश्मीर का एक नया पैराडाइम शिफ्ट है और नई पॉलिसीज़ आ रही हैं। उसमें जम्मू कश्मीर आगे आने वाले सालों में विश्व का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनी और प्रॉस्परस
यूनियन टेरिटरी बनने वाली है। इस मैसेज को ही हमारे जम्मू कश्मीर के जनता थोड़ी देर और पेशेंस रख के इस नैरेटिव और इस दर्शन की प्रतीक्षा करें, ये हमारी विनम्र प्रार्थना होगी। सुरेंद्र जी, कितना डेंट पड़ा है पार्टी को कश्मीर में ये वसीम बारी और उनके परिवार की किलिंग पर? जी, आप ज़रा दोबारा बोलिए। मैंने कहा पार्टी को कश्मीर में कितना डेंट पड़ा जो किलिंग वसीम बारी की हुई है? देखिए, एक तो मैंने ये प्रार्थना की, एक स्टेज था जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स भी टेररिस्ट के लिए काम कर रहे थे। मीडिया के बड़े सारे कर्मी जो न्यूज़ एजेंसीज बनाकर ISPR को फीड करते थे, खुले आम गवर्नेंस के नाम से जिनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स मांग रहे थे वो नकार रहे थे। अब रिफॉर्म्स जब शुरू होते हैं और जिनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट था वो जब एड्रेस होता है तो उसमें बड़े सारे लोगों को परेशानी होती है। और उन्होंने अब तक जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है, कश्मीर की पॉलिटिक्स का आधार ये था कि वो भारत को ब्लैकमेल करके अपने घर भरे। अब वो स्टेज ख़त्म हो गया है, इसलिए बड़े सारे लोगों को बड़े सारे लेवलों पे परेशानी है। तो उसमें सब ये स्वाभाविक है कि सिलेक्टिवली जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा। पर फिर भी इस प्रेशर के होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो तटस्थ है। और ये जो कुछ लोगों ने रेजिग्नेशन दी है अपने इंटरेस्ट्स के कारण दी है या सचमुच में उनको कोई भय है, इसका भी हम कहीं ना कहीं ये पता करके जो भी परिस्थिति है उसको संभालने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अब हम बात करेंगे 4G सेवा को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, कई लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं, लेकिन याचिकाओं पर निरंतर सुनवाई भी होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई हो रही थी, जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि कमेटी गठित की है, वो पुनर्विचार कर रही है। और ऐसा ही एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, हल्फनामा दायर करें कि आखिर 4G सेवाएं क्यों शुरू नहीं की जा रही हैं। दर्शकों, हम बात करेंगे पैंगोंग त्सो और फिंगर 4 की। चाइना ने अपनी सेनाओं को इस जगह से हटाने का या पीछे करने का साफ इनकार कर दिया, यानी चाइना मुकर गया है। मुकरने की स्थिति में तनाव और बढ़ सकता है। और दूसरी ओर आपको बताते चलें कि 17-18 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरे पर रहेंगे और उनके साथ सैन्य अधिकारी भी रहेंगे। जिस तरीके से बातचीत का माहौल बना हुआ था, बातचीत के माध्यम से कुछ रिश्तों में सुधार आ रहा था। गलवान घाटी थी, उसमें सेना ने अपने ट्रूप्स को वापस किया था, लेकिन अब जो फैसला अब सेना ने मुकर करके किया है उसमें दोनों ही कंट्रियों के बीच में तनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि दोनों मुल्क प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन चाइना की फितरत ऐसी है कि बैक स्टैब किए बिना नहीं रहता है, और यही चाइना कर रहा है। दर्शकों, कुछ रोज पहले हम ये कहते रहे, सरकार भी ये कहती रही कि महामारी से लड़ने वाले महायोद्धाओं में SRTC के मुलाजिम भी हैं, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो क्लीनर हो। और सच्चाई भी है, क्योंकि वो ही लोगों को, बाहरी लोगों को भी रियासत में ला रहे थे और यहाँ से भी लोगों को बाहर ले जा रहे थे। यानी सड़कों पर अगर कोई फ्लीट नज़र आती थी तो SRTC की फ्लीट नज़र आती थी। खासतौर पर जब लॉकडाउन था, कोविड पीक पर था, उस वक्त SRTC के मुलाजिम ज़ोरदार तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन अंदर की सच्चाई बताएं आपको, 4 महीने की उनको सैलरी नहीं मिली है, यानी 4 महीने का वेतन उनको नहीं मिला है। और उनको हम महायोद्धा कहते हैं। वायरस से लड़ने के लिए उनको महायोद्धा कहते रहे हम, वो फ्रंट फुट पर आकर के काम भी करते रहे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोविड के टेन्योर में किसी की सैलरी रोकिएगा नहीं, किसी की सैलरी काटिएगा नहीं और किसी को नौकरी से नहीं निकालिएगा। लेकिन आज उनके प्रदर्शन को देख करके मुझे लगा इन महायोद्धाओं को इंसाफ कब मिलेगा। सुनने में आया है कि उन्होंने MD से बातचीत की और MD ने 21 जुलाई तक का समय मांगा है। आइए देखते हैं। आवाज दो, आवाज दो, we want, कुर्सी छोड़ दो, आवाज दो, लेके रहेंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना
है ही नहीं, सिर्फ पब्लिक के लिए और पब्लिक की सेफ्टी के लिए और पब्लिक को यहाँ से जो लोग बाहर फंस गए थे उन लोगों को घर पहुँचाने के लिए और गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे। लेकिन आज जब हम सैलरी मांगते हैं तो हमें कहते हैं आपकी कमाई कोई नहीं है, हम आपको कहाँ से दें। लेकिन ये वजह नहीं है। ये डिपार्टमेंट जब गवर्नमेंट को अपनी मजबूरी है और उसको इस्तेमाल करना है, उस वक्त ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। जब सैलरी देनी है तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, आप खुद कमाओ तो खुद खाओ। हम कहाँ से कमाई करेंगे? इस वक्त प्राइवेट सेक्टर टोटली बंद और कोई गाड़ी नहीं चलाता क्योंकि 50% मार्जिन रखा हुआ है सीटिंग कैपेसिटी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। भाई सवारियाँ जो पूरी फुल नहीं कर रही हैं, लेकिन हम फिर भी गाड़ियाँ चला रहे हैं उस घाटे में भी। लेकिन उन रूटों पे जहाँ के लोकल लोगों को भी परेशानी ना, हम उन लोगों की सुविधा के लिए लगे हुए हैं। लेकिन सरकार कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही और आज हमें मजबूरन ये प्रोटेस्ट करना पड़ा। अगर सरकार ने हमारी सैलरी विद इन डेज रिलीज नहीं की, आने वाले समय में हम सड़कों पे उतरेंगे और पूरा चक्का जाम करें। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख तक जितनी भी कारपोरेशन हमारी है, जहाँ जहाँ भी हमारी यूनिट है, सबके सब बंद होंगे और इसकी जिम्मेदार मैनेजमेंट होगी या दर्शकों, बहुजन समाज पार्टी भी हरकत में आई। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। उनकी डिमांड यह है कि होमगार्ड को, जो होमगार्ड के लोग निरंतर अपने वेतन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, उनको वेतन दिया जाए, लेकिन बाकी यूटी के तर्ज पर उनको वेतन दिया जाए। दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट, ये पिछले कई दिनों से खनन का मामला चल रहा है। खनन का काम कॉन्ट्रैक्ट जो है बाहरी लोगों को दिया गया है। बाहरी लोगों ने यहाँ पर आकर के टेंडरिंग से वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेकिन बीएसपी के लोगों का ये आरोप है कि वो मनमानी वसूली करते हैं। यानी रेत, बजरी और बाकी दीगर चीज़ें जो खनन से मिलती हैं, उसकी मनमानी वसूली के चलते कहीं ना कहीं लोगों को बहुत कीमती बिल्डिंग मटेरियल मिल रहा है, यानी महंगा बिल्डिंग मटेरियल मिल रहा है। तो उन्होंने आज इस बात को लेकर भी प्रोटेस्ट किया कि इस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। डिलिमिटेशन कमीशन का है। दूसरा, होम गार्ड के जितने भी कॉप्स जो हड़ताल पे, उनकी पे पैरिटी का है कि उनको बाकी ड्यूटी के बराबर तनख्वाह मिले। और तीसरा जो मेन मुद्दा है वो है माइनिंग का, जो खड्ड, नाले और रिवरों से बाहर के लोग जो यहाँ का रेवेन्यू लेकर के यहाँ मनचाही बोलियां दे करके फिर गरीब लोगों, टिप्पर वाले, ट्रैक्टर वाले, क्रैशर वाले, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो गवर्नमेंट रेट पे लोगों से रॉयल्टी वसूल करे और उन लोगों को पैसा लेके वो चले जाए। दर्शकों, कोविड-19 की बात करें तो आज भी नानक नगर में एक नया मामला सामने आया है और 2 ग्रेटर कैलाश में मामले सामने आए हैं। दोनों ही एरियाज़ को पूरी तरह सील कर दिया गया है। ये तो मैं शहर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं रजौरी की बात कर रहा हूँ तो रजौरी में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज 31 नए मामले आए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रजौरी किस रफ्तार से चल रहा है। एक दिन था, एक वक्त था जब रजौरी ऑरेंज जोन में था, लेकिन अब वहाँ पर बहुत सारे करीब 9 ऐसे इलाके हैं जिनको लॉकडाउन ही कहा जाए, यानी जिनमें 144 इम्पोज कर दिया गया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी सारी बंदिशें लगा दी गई हैं ताकि वायरस ना फैले। डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने जो एक ऑर्डर निकाला था कि कोई भी बंदा मास्क के बगैर मार्केट में नहीं आएगा, उसी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज हमने एक स्पेशल ड्राइव यहाँ पे थाना मार्केट में चलाई है कि जो भी बंदा मास्क के बगैर आए उसको हम रेड क्रॉस के तहत जो है उसको फाइन कर रहे हैं। तो मेरी सारे लोगों से गुजारिश रहेगी क्योंकि बीमारी का बहुत खदशा है, इसलिए तमाम लोग अपने बच्चों को भी ये हदायत करें और ख़ुद भी जब मार्केट की तरफ रुजू करें
तो मास्क डाल के आएँ। अगर कोई भी बंदा मास्क डाल के नहीं आएगा तो उसके खिलाफ या तो फाइन किया जाएगा, अगर फाइन नहीं यहाँ पे करवाना चाहता तो उसके खिलाफ पेनल सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी तो जो डिप्टी कमिश्नर रजौरी साहब का ऑर्डर है उसके तहत 500 रुपया जो फाइन हम मास्क के बगैर कर रहे हैं, तो या उसके ऑर्डर की वायलेशन जो करेगा तो उसको पेनल सेक्शन के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दर्शकों, तालाब तिल्लो में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। वहाँ भी काफ़ी सारे वार्ड्स को जो है सील बंद किया गया है, तारबंदी कर दी गई है, लोगों को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, आइए देखते हैं, उसमें मेयर भी शामिल था, आइए देखते क्या कहना है उनका। गवर्नमेंट भी उसको लॉकडाउन कर रही है, लेकिन हम खुद लोग कुछ आदत नहीं हमें घर बैठने की, तो हम दाएं बाएं से जहां गली से रास्ता मिलता है कहीं तो हम बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं भागे। प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, प्रशासन हर चीज़ वहाँ पहुँचाता है। जो रेड जोन होते हैं, कंटेनमेंट जोन होते हैं, तो मेरी यही प्रार्थना है, आप अगर अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना जम्मू शहर बचाना है तो आप इसका पालन करें। जो भी गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है हमारी SOP की, उसको आप पालन करते हुए दूसरे को भी समझाएं और खुद भी अपने मैं अपने लोगों को सभी को ये कहना चाहती हूँ, अपने अंदर बैठो। अगर लॉकडाउन नहीं भी होता तब भी हम लॉकडाउन खुद होना चाहिए, क्योंकि हमें कोई ज़रूरी काम है इसलिए बाहर निकलो। ऐसे घूमने के लिए, सैर करने के लिए मत जाओ, क्योंकि ये बीमारी खुद हमारे घर पे नहीं है, ये बीमारी हम बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।